चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वह है वर्ण विचार। इससे पहले हमने वर्णमाला का ज्ञान प्राप्त किया था माइस्ट्री सूत्रों के रूप में। फिर माइस्ट्री सूत्रों से ही हम प्रत्याहार बनाना सीखे और अब वर्ण जो है उनका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले वर्ण कहते किसे हैं, किसे वर्ण कहते हैं? तो परिभाषा होगी वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने लिखा अ, ई, ओ, ये लिखा। अब इसके टुकड़े करो, नहीं हो सकते। ई टुकड़े करो, नहीं हो सकते। ओ, अब आप कहो कि इसके तो टुकड़े हो सकते हैं कि ओ प्लस ओ बराबर ओ, नहीं। हमने क्या कहा? वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब जिससे बोला जाता है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उच्चारित ध्वनि है ये। तो उसे दुगनी आवाज आए तो वो बोला जाएगा, पर उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये व्यंजन है, इन व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाएगा तो इनमें स्वर मिलाना पड़ेगा। जैसे क में अ मिलाएंगे तभी क्या बनेगा? क बनेगा, तभी हम इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब क बनने के बाद यदि हमसे कहें कि ये व्यंजन है, नहीं, स्वर मिश्रित व्यंजन है दोस्तों। ये क्या है? स्वर मिश्रित व्यंजन, यानी इस क में अ जो कि स्वर है वो मिला हुआ है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता। तो ये शुद्ध क्या है? व्यंजन है, और ये स्वर है। तो ये दोनों स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियां मिलकर क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। पर इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मूल रूप में इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इस कारण से ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहा जाता है। चलिए वर्णों की संख्या की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि वर्णों की जो संख्या है माइस्ट्री सूत्रों के अनुसार कितनी बताई थी? 42। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें हमने वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने वहां भी ज्ञान प्राप्त किया था कि वर्णों की जो संख्या है वो माइस्ट्री सूत्रों के अनुसार कितनी बताई गई है? 42, द्विचत्वारिंशत्। जबकि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 बताई गई है। तो बताई गई है। अब हम वर्ण विचार के अंतर्गत उसे आगे पढ़ेंगे। फिर वर्ण का ही एक समानार्थक शब्द है अक्षर। एक दूसरे का पूरक ही है, शब्द एक ही है, दोनों का मतलब भी एक ही है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर है दोस्तों। क्या अंतर है? देखो, अक्षर किसे कहेंगे? न शरति इति अक्षरः। न शरति जो नष्ट नहीं होता है, इति अक्षर वही अक्षर है। अक्षर किसे कहेंगे? न शरति इति अक्षरः, जो नष्ट नहीं होता है वह अक्षर कहलाता है। अब यदि हिंदी में परिभाषा देखें तो वह उच्चारित ध्वनि जो नष्ट न हो वह अक्षर कहलाती है। अब अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, कैसे समझे? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अ लिखा, अब मैंने कहा कि इस अ को मिटाना है, ये मिटा दिया, यानी यह अ जो ध्वनि है, वर्ण है, इसे मैंने मिटा दिया। अब मैंने उच्चारण किया अ, या कोई सा भी वर्ण क, प, ट, या, आ, ई, उ,
अब मैं आपसे कहूं कि इन्हें मिटाना है तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो उच्चारित ध्वनि है जो दिखाई नहीं देती, केवल हम इन्हें कानों से सुनकर महसूस करते हैं, बाकी इन्हें मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि ये तो अदृश्य ध्वनियां होती है जो दिखाई नहीं देती, केवल इन्हें सुनकर महसूस किया जाता है। तो जो उच्चारित ध्वनियां होती है वो छोटी से छोटी ध्वनि है जिसका उच्चारण हो तो वो तो क्या होगी दोस्तों? अक्षर होगी। और उसे ही जब हम लिपिबद्ध करें यानी लिखें तो फिर वह वर्ण कहलाई। भले ही हम एक सामान्य रूप से जो उच्चारण करते हैं उसे भी वर्ण कर देते हैं कि हाँ ये भी वर्ण है, चलो वर्णमाला सुनाइए, है ना, वर्णों का उच्चारण कीजिए, ये हम सामान्य रूप से कर देते हैं। लेकिन संक्षेप में सूक्ष्म रूप से देखें तो एक अंतर है। वर्णों को तो लिखा जाता है, यानी वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसे लिखा जाए वो तो वर्ण होगा, और यदि उसका उच्चारण कर रहे हैं तो उस उच्चारण के रूप में वो अक्षर ही कहलाएगा, क्योंकि उच्चारित ध्वनि कभी नष्ट नहीं की जा सकती, आकाश में चली जाती है, सुनने में स्थिर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब वर्णों की प्रकार की बात करते हैं। एक विशेष ध्यान रखिएगा, वर्णा कति सन्ति, वर्णाः कति सन्ति, वर्ण कितने होते हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न बने तब तो हमें संख्या के आधार पर उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा, वर्णा कति सन्ति, वर्ण कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न बने कि वर्ण कितने होते हैं तो हमें संख्या के आधार पर उत्तर देना है कि वर्ण 42 होते हैं या पाणिनि शिक्षा के अनुसार 63 या 64 होते हैं। लेकिन प्रश्न यदि ऐसे पूछा जाए कि वर्णाः कतिधा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णाः कतिधा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्रकार पूछ रहा है तो फिर हमें 2 ही प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार बताने हैं दोस्तों? 2 ही प्रकार बताने हैं। वर्णा कतिधा, वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो 2 ही प्रकार बताने हैं, स्वर और व्यंजन। अ से लगाकर च तक मैत्री सूत्रों में अ से लगाकर च तक क्या होते हैं? स्वर होते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। और ह से लगाकर अंतिम संज्ञक वर्ण ल तक व्यंजन होते हैं, इसलिए व्यंजनों को हल कहा जाता है। तो वर्ण 2 प्रकार के होंगे। विशेष ध्यान रखिएगा, यदि प्रश्न में वर्णाः कति सन्ति, वर्णाः कति सन्ति, तो फिर आपको ध्यान रखना है वहां आपको संख्या के आधार पर ही उत्तर देना है, संख्या के आधार पर यदि प्रश्न इस प्रकार बने कि वर्णाः कतिधा, वर्णाः कतिधा, वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा फिर आपको प्रकार ही बताने हैं, या प्रकार को भेद भी कहा जाता है, भेद ही बताने हैं। ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। वर्णा कति सन्ति, तो आपको संख्या बतानी है। मैत्री सूत्र के अनुसार 42, यदि ऑप्शन में 42 हो तो 42, यदि ऑप्शन में 42 नहीं होगा तो फिर 63 या 64 होगा, तो ये उत्तर आपको सही मानना है। पर दोनों में से एक ही होगा। संशय पैदा हो सकता है आपके मन में कि सर यदि 42 भी दे दे और 43 64 भी दे दे, सॉरी 63 64 भी दे दे, संभव ही नहीं है। दोनों में से एक ही संख्या देगा, या तो 42 देगा या 63 64 ही देगा, या फिर वह प्रश्न का पूछने का तरीका उसी प्रकार देगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछेगा तो फिर दोनों विकल्प दे तब भी हमें 63 64 ही चुनने हैं। और मैत्री सूत्रों के अनुसार दे दे
तो भले ही दोनों विकल्प हो, हमें 42 ही चुनने हैं, ये विशेष ध्यान रखना है। तो वर्णाकति संधि इस प्रकार का प्रश्न बनने पर वह दोनों में से एक ही विकल्प देगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्णों के प्रकार पूछे तो दो प्रकार, एक स्वर दूसरा व्यंजन। अब आगे चलते हैं, स्वर की बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं, छोटी क्लासों में हम पढ़ते आए हैं कि स्वर किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, संस्कृत में परिभाषा दी गई है, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं सुशोभित हो। अब स्वयं कौन सुशोभित होंगे? जिनको किसी की आवश्यकता न हो, जो ध्वनियां पराधीन न हो, परतंत्र न हो, दूसरे के अधीन न हो, वो ध्वनि ही क्या कहलाएगी? स्वतंत्र कहलाएगी। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी स्वतंत्र ध्वनियां होती है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती है, उनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि व्यंजन इनके विपरीत होता है। व्यंजन जो ध्वनियां होती है उन्हें बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, यानी उनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। यदि बिना स्वरों की सहायता से यदि हम उनका उच्चारण कर रहे हैं तो वह अशुद्ध ही उच्चारण है। फिर हम व्यंजन में पढ़ेंगे इस बात को। चलिए दोस्तों, तो स्वर पूछे तो आपको याद रखना है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। हालांकि ये हिंदी की परिभाषा है, जिनको परीक्षाओं में कम ही पूछने के चांस होते हैं, पर फिर भी हमें सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। अब स्वर हम सामान्य रूप से देखते हैं तो अ, आ, ई, ओ, री। संस्कृत में बड़ी री भी होता है दोस्तों, हिंदी में बड़ी री नहीं होती। और एक और अतिरिक्त स्वर है ले, इसका प्रयोग भी संस्कृत में ही किया जाता है। ए, आई, ओ और औ, ये सारी ध्वनियां क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम वर्ण विचार प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने वर्णों के बारे में जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके उच्चारण में वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में वर्णों की संख्या की बात की कि यदि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार पूछे तो 42 बतानी है, यदि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछे तो 63-64 बतानी है। यदि सामान्य पूछे तो आपको विकल्प में केवल एक ही मिलेगा, या तो 42 मिलेगा या 63-64 मिलेगा। इसके बाद में वर्णों के प्रकार पढ़े कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया भी कि प्रश्न के अर्थ को समझना चाहिए, अर्थ के आधार पर ही उसका उत्तर देना चाहिए। वर्णः कति सन्ति, वर्ण कितने होते हैं? तो संख्या के आधार पर उत्तर दीजिए। और पूछा कि वर्णः कतिधा, वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो फिर आपको प्रकार ही बताना है, उसके भेद ही बताने हैं, फिर संख्या की ओर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि वहां आप एग्जाम में आपके सामने विकल्प के रूप में वर्णा कतिदा विकल्प के रूप में 2 भी हो और वह 42, 63, 64 भी दे दे, कुछ भी हो सकता है। परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिनमें उलझाने के लिए विकल्प के रूप में ऐसे उत्तर देते हैं जो हमारे परिचित होते हैं। जैसे हमने 42, 63 और 64 संख्याएं पढ़ रखी है, पर ये इनकी संख्याओं से संबंधित है, जबकि ये प्रकार से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, कतिदा पूछे तो प्रकार या भेद पूछता है और कति संधि तो संख्या पूछता है।
तो प्रकार में आपको दो प्रकार बताने हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर की परिभाषा, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं सुशोभित होते हैं वही स्वर होते हैं, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, ओ, री, मृ, ए, आई, ओ, औ, ये सभी ध्वनियां क्या है, स्वर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे। वहां तक आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्क्रीनशॉट के माध्यम से उतार लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि हमने स्वरों की जो संख्या है माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वो पढ़ी थी। उसके बाद पाणिनीय जो शिक्षा थी, शिक्षा ग्रंथ था पाणिनि मुनि का पाणिनीय शिक्षा, उसके अनुसार स्वरों की संख्या देखी थी। अब हम स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वर्णों की संख्या पूछे तो अलग और वर्णों के प्रकार पूछे तो अलग, ऐसा हमने देखा था। यानी वर्णों की संख्या जैसे माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार 42 थी, जबकि वर्णों का वर्गीकरण देखा, यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। उसी प्रकार स्वरों का भी वर्गीकरण किया गया है। स्वरों की संख्या अलग होती है और स्वरों का वर्गीकरण यानी स्वरों के प्रकार अलग होते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम पाणिनि मुनि ने एक मुर्गा जो कि बाग देता है, बाग दे रहा था, तो उसकी जो ध्वनि थी, आवाज थी, उसको सुनकर स्वरों का वर्गीकरण किया। मुर्गा जिसे संस्कृत में कुक्कुट कहा जाता है, तो उस मुर्गे की आवाज सुनकर, उस मुर्गे की आवाज के आधार पर पाणिनि मुनि ने स्वरों का वर्गीकरण किया है। यानी स्वरों को उस कुक्कुट के माध्यम से 3 भागों में बांटा है। यही बात हमने यहाँ लिखी है। सर्वप्रथम पाणिनि मुनि ने मुर्गे अर्थात कुक्कुट की आवाज, जैसे हम सामान्यतः हम अपनी भाषा में कर देते हैं कि कुकड़ू बोलता है, लेकिन शुरुआत की जो है कु कु कु, यानी जो ऊ की ध्वनि निकल रही है, उस ऊ की ध्वनि के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार से विभाजन किए पाणिनि मुनि ने। कु छोटी ध्वनि निकली, कु उससे बड़ी निकली, कु ये लंबी ध्वनि निकली। इस आधार पर पाणिनि मुनि ने स्वरों को 3 भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी जिस कु में बिल्कुल संक्षिप्त आवाज निकल रही थी, संक्षिप्त ध्वनि निकल रही थी कु, तो उसे उस क में स्थित ओ को ह्रस्व स्वर माना। फिर उससे थोड़ी लंबे यानी दोगुना समय लगा ऊ, तो उसे दीर्घ स्वर माना, और अधिक ऊ की आवाज निकली ऊ, तो उसे पाणिनि मुनि ने प्लुत स्वर माना। इस प्रकार पाणिनि मुनि ने उस कुक्कुट के आधार पर, उसकी आवाज के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वह 3 प्रकार से किया। ह्रस्व स्वर जिसे छोटा स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए देखिए, इस ऊ के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। इस कारण से ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र दिया हुआ है, उसमें उस स्वर को ही एक माध्यम बनाया है। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उकालो अजस्व दीर्घ प्लुताः, उकालो अजस्व दीर्घ प्लुताः। इसका पदच्छेद करते हैं। देखिए दोस्तों, उ
कालः, अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, प्लुतः, उकालः अच ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यानी अच यानी स्वर, हमने पढ़ा था ऐसे लगाकर तब माइक्रोसूत्रों में क्या होते हैं दोस्तों, स्वर होते हैं। तो जो स्वर है वह ह्रस्व दीर्घ और प्लुत माने गए हैं। किसके आधार पे? उकालः, ऊ के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, यानी पाणिनि मुनि ने जो कुक्कुट मुर्गे की आवाज सुनी उसमें कु 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 यानी जो स्वर जुड़ा हुआ है वो कौन सा स्वर था? ओ। यहाँ ह्रस्व रूप में था, यहाँ दीर्घ में था और यहाँ प्लुत रूप में था। तो उकालः यानी ऊ के ऊ में लगने वाले समय के आधार पर अचः स्वरों को ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत इन तीन विभागों में बांटा गया है, या तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चले इसका अर्थ भी लिखा है यहाँ पर। ऊ के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहेंगे और प्लुत स्वर किसे कहेंगे? तो इसके लिए एक संस्कृत व्याकरण में श्लोक दिया गया है। एक मात्रिक भवेत् ह्रस्वः, एक मात्रिक भवेत् ह्रस्वः, जिसमें एक मात्रा का समय लगे। अब यहां मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि एक मात्रिक में जो एक तो समझ में आ गया, पर मात्रिक क्या है? मात्रिक शब्द मात्रा से बना है, ये मात्रा क्या है? तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं हम, तो उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसकी सबसे छोटी इकाई, कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है। जैसे हमारे व्यवहारिक ज्ञान में हम देखते हैं कि हमारी जो समय की सबसे छोटी इकाई है वो हम सेकंड मानते हैं, सेकंड से छोटा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार किसी भी वर्ण का यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे कम समय जिसमें लगता है उसे मात्रा कहा जाता है, यानी ये उच्चारण में लगने वाले समय की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का झट से निकल जाता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहा जाता है, यानी इसमें एक मात्रा का समय लगता है। ऐसा हमने श्लोक के माध्यम से भी पढ़ा होगा आपने कहीं पर। तो दिया हुआ है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत श्लोक आता है, एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, एक मात्रा का समय जिसमें लगे उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते, जिसमें दो मात्रा का समय लगे अथवा जो ह्रस्व स्वर है उससे दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाएगा। यानी कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे या दो मात्रा का समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे, इसलिए कहा है द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते। द्विमात्रा का, दो मात्रा का जिसमें समय लगता है उसे दीर्घ कहा जाता है। अगला कहा गया त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, तीन मात्रा का समय जिसमें लगे उसे प्लुत समझना चाहिए, अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे उसे प्लुत स्वर समझना चाहिए, ऐसा श्लोक में कहा गया। व्यंजनस्य अधमात्रिकः, और व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। अब हमने कहा कि समय की उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसकी सबसे छोटी इकाई मात्रा कहा गया।
अब एक मात्रा सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी, जबकि व्यंजन में आधी मात्रा का समय लग रहा है, तो फिर उसका उच्चारण ही संभव नहीं है। इसलिए क्या कहा गया है, व्यंजन किसे कहा जाता है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। यही कारण है दोस्तों, क्यों ली जाती है, क्योंकि व्यंजन के उच्चारण में आधी मात्रा का समय लगता है। अब जब आधी मात्रा का समय लग रहा है तो इसका मतलब उसका उच्चारण संभव नहीं है। उसमें स्वर मिलाएंगे और स्वर मिलाते ही उसमें एक मात्रा बढ़ जाएगी और उसका उच्चारण संभव हो जाता है। तो व्यंजनस्य अर्धवार्तिकम, और व्यंजन में आधी मात्रा का समय लगता है। एक मात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु पुलुतो ज्ञेय व्यंजनस्य अर्धमात्रिकम, ऐसा श्लोक दिया होता है। पर हम यहाँ पर दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। तो वहां पर श्लोक नहीं पूछा जाता, न ही हमें श्लोक लिखना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, तो वहां पर हम उसके आधार पर उनके उत्तर देने होते हैं, तो उस आधार पर पढ़ रहे हैं। तो आप केवल इतना समझिए कि जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, अ, हमने कहा अ, जड़ कैसे निकला, यानी ये क्या है, एक मात्रिक स्वर है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होता है, यानी दो मात्रा का समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसे द्विमात्रिक कहा जाता है। प्लुत स्वर त्रिमात्रिक स्वर प्लुत स्वर कहा जाता है, जिसमें तीन मात्रा का समय लगे, अर्थात ह्रस्व स्वर की अपेक्षा तिगुना समय लगे, वह प्लुत स्वर कहलाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, इसमें झटके से आवाज निकल रही है, यानी एक मात्रा का समय लग रहा है, तो इसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। आ, इससे दुगना समय लगा, आ, मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगा, इस कारण से इसे दीर्घ स्वर कहा जाएगा। अब आ का उच्चारण यदि लंबा हो, आ, तो फिर इसे प्लुत स्वर कहा जाएगा। ये जो तीन की आकृति, इसका अर्थ होता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इसमें तिगुना समय लगता है। ये तीन एक संकेत होता है, कहीं कहीं पर आपको ये छोटे रूप में भी मिल जाएगा, जिससे ऐसे लिखा हुआ भी मिलेगा, तो ये प्लुत स्वर कहलाएगा। किसी भी स्वर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लग जाए तो वह प्लुत स्वर माना जाता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जाएगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वह इस प्रकार होगा, एक मात्रिक स्वर किम कहते थे, एक मात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे ह्रस्व स्वर को। द्विमात्रिक स्वर किम कहते थे, द्विमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा दीर्घ स्वर। त्रिमात्रिक स्वर किम कहते थे, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर दोस्तों ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण, जैसे कोई दूर है, हम उसे आवाज लगा रहे हैं, उसे पुकार रहे हैं, तो उसका जो नाम है, उस नाम में आया हुआ जो स्वर है, कोई सा भी स्वर हो सकता है, या तो उसके नाम का जो शब्द है उसका अंतिम स्वर हो या मध्य का कोई स्वर हो, उसकी लंबी ध्वनि निकलती है, तो उस स्वर की जो लंबी ध्वनि है, वो लंबी ध्वनि उस स्वर को प्लुत स्वर बना देती है। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों स्वर, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा इसका निर्धारण किसने किया, तो पाणिनि मुनि ने किया। किसको आधार मानकर किया, तो कुक्कुट की ध्वनि को आधार मानकर किया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि
हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछने का जो माध्यम होगा वो भी संस्कृत में ही होगा। इसलिए मुर्गा ये तो हमने केवल समझने के लिए लिख दिया, बाकी आपको ध्यान रखना है मुर्गी को कुक्कुट कहा जाता है। और कुक्कुट से ध्वनि, हाँ, मुर्गे की जो ध्वनि है उसको आधार मानकर ही पाणिनि मुनि ने स्वरों के 3 विभाजन किए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुक्कुट की ध्वनि को आधार माना है। फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र बताइए। तो आपको याद रखना है उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकालो अज ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। इस प्रकार आपको यह सूत्र याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको यह सूत्र याद रखना पड़ेगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे यह सूत्र कौन सा सूत्र है, तो हमें ध्यान होना चाहिए ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। इसके बाद में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, एक मात्रिक स्वर कौन सा होता है, द्विमात्रिक स्वर कौन सा होता है और त्रिमात्रिक स्वर कौन सा होता है। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको बराबर ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है। दीर्घ स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, इनकी संख्या कितने हैं, और प्लुत स्वर किसे किसे माना गया है, कौन कौन से स्वरों को माना गया है। तो इस प्रकार हम आगे की जो क्लास रहेगी उसमें इसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो हम ये प्रकरण पढ़ रहे हैं वर्ण विचार, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बारीकी से आप इनका ध्यान रखिए। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते रहेंगे। कोई भी टॉपिक है उसे पूरा पढ़ेगा और पढ़ने के बाद उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल कीजिएगा। यही एक सबसे अच्छा तरीका होता है तैयारी करने का। यानी आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो कोई सा भी टॉपिक है उसे पूरा पढ़े, बिल्कुल बारीकी से पढ़े, क्योंकि वहां पर हमें लघुत्तरात्मक, अतिलघुत्तरात्मक या निबंधात्मक उत्तर नहीं देने हैं, वहां पर वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वहां पर हमें बिल्कुल सूक्ष्म रूप से पढ़ना जरूरी है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बिल्कुल बारीकी से प्रत्येक शब्द को समझना है। तो आप इनका बराबर अध्ययन करें, पूरा अध्ययन करें और फिर आप प्रश्नों को हल करें। ये सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए। जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसको भी शेयर करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर आप हमारे माध्यम से इस सुरभि क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप वीडियो देखकर पढ़ रहे हो, यदि यहाँ पर कोई आपको समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, संशय हो टॉपिक से संबंधित, प्रकरण से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। हम आपको सही उत्तर, सम्यक उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे की क्रमबद्ध तैयारी जारी रखें। जो दोस्त आपके मित्र जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं या संस्कृत की प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें ताकि वो भी इन कक्षाओं का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वरों की संख्या और उसके आगे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।